पहला पाठ पढ़ेंगे जो सुगम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और यहाँ पर हम यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यह पाठ का नाम है, यूरोप में क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूरोप है क्या। तो यूरोप एक महादेश है और उस समय यह 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था और उसमें राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका उदाहरण आप भारत पाकिस्तान के एक मैच को लेकर देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि भारत उसमें क्या हो, जीते और पाकिस्तान हारे। और उदय को किस तरह से विकास किया, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग फ्रांस में जो राष्ट्र क्रांति हुई थी 1789 में, उसी का यह प्रतिफल है। तो चलिए अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास को समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद की अवधारणा, तो एक फ्रांसीसी दार्शनिक एस्टॉन रेन और फ्रांसीसी कलाकार सारियू ने राष्ट्रवाद की व्याख्या की। मतलब उन्होंने राष्ट्रवाद की जो व्याख्या की उनके मुताबिक क्या है, तो रेनन के अनुसार राष्ट्र एक बड़ी व्यापक एकता। सरयू ने अपने चित्र और कल्पना शक्ति के द्वारा, मतलब उन्होंने कहानी, कविता और उस समय चित्र के माध्यम से वहाँ के लोगों में क्रांति के जो दशा थी उसको काल्पनिक रूप में दिखाया है, मतलब कल्पना के रूप में। दूसरा पॉइंट है फ्रांस में राष्ट्रवाद। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1789 के क्रांति के बाद नेशनल असेंबली, वहाँ पर ना एक कुलीन वर्ग था और एक पोप वर्ग था, ठीक है, जो उच्च वर्ग था। और वह यहाँ पर जो राजा था वह असेंबली से चलता था, ठीक है। तो असेंबली में मानव व नागरिक अधिकारों की घोषणा की। कन्वेंशन में राजशाही को समाप्त कर दिया गया। मतलब फ्रांस में क्या था उस समय, तो राजशाही था, उसको अब खत्म कर दिया गया। और फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में, यहाँ पर समझिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। मतलब एक देश में जो घटनाएं घटती है उसका दूसरे देश पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका आप जीता जागता उदाहरण अभी यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। यूरोप में जो खाने की वस्तु है वह यहीं से जाता था, इसलिए अमेरिका इस सब पर स्थिति खाने वाली वस्तुओं की खराब हो गई है। तो यहीं पर कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किया, मतलब इसी चलते वहाँ पर राष्ट्रवाद आया। आगे पॉइंट है राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रवाद के लिए एक नेता चाहिए, तो वहाँ पर एक नेपोलियन नाम का राजा था। नेपोलियन विजित राष्ट्रों में 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की। वह वहाँ जो राजा था उसने एक संहिता बनाई जिसे हम नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। वह कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार दिया। शासन, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था लागू की गई। इससे तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। जब उन्होंने ये सब सुधार करना चाहा तो वहाँ के लोग क्या किए, आवाज उठाने लगे। और फ्रांस के आधिपत्य के विरुद्ध में देशभक्ति की भावना बलवती हो गई। मतलब इनके द्वारा जो चीज लाया गया उससे वहाँ के लोग खपा हो गए और वहाँ पर क्रांति की एक नई, मतलब बलवती, बच्चा बूढ़ा जवान सब लोग उसमें शामिल हो गया। आगे देखिए राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। हम पहले ही बताए थे कि उस समय कुलीन के क्षेत्रीकृत जीवन शैली का प्रभाव शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मतलब कुलीन और पोप कोई भी कर नहीं देते थे, वह स्वतंत्र थे और जो भी कर था वह कृषक और निम्न वर्गों को दिया जाता था, इसलिए वहाँ पर एक नया उदय हुआ। आगे है रूमानीवाद क्या है। इसके अंतर्गत संस्कृति द्वारा
राष्ट्र की भावना का विकास करने का प्रयास किया गया। रूमानीवादियों के भावनाओं द्वारा अंतर्दृष्टि मतलब आपके अंदर झांकने के लिए रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। इसमें सबसे ज़्यादा लोक कथा मतलब लोगों को कथा सुनने में अच्छा लगता है, भाषा, वहाँ की संगीत, इस सब माध्यमों से, चित्रों के माध्यमों से वहाँ के लोगों में क्रांति की जागृति लाई गई। राष्ट्रवाद का प्रतीक बना और फ्रांस में मारियन और जर्मनी में जर्मनिया की छवि बनी। एक माँ की भूमिका बनाई गई और उसी के इर्द गिर्द ये नाचा क्या क्रांति। उदारवादी राष्ट्रवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के समक्ष बराबर है और निरंकुशवाद जो राजा प्रजा के सुख से सुखी हो वही राजा है, लेकिन यहाँ तो राजा क्या है, भोग और विलासिता में अपना जीवन निकाल रहा है। इस कारण से यह क्या है, निरंकुश हो गया है। के स्थान पर संविधान के प्रतिनिधि सरकार की स्थापना पर बल, आर्थिक क्षेत्रों से मुक्त व्यापार। आगे है रूढ़िवाद के पुनः स्थापना। अब देखिए क्या है रूढ़िवाद, तो आप जानते हैं बहुत लोग सुधार नहीं करना चाहते हैं अपने में, तो इसको समझिए। वियतनाम कांग्रेस यूरोपियन कंसेंट पवित्र संघ की योजना चतुर्थ राष्ट्रीय मैत्री और मैटरनिक व्यवस्था द्वारा निरंकुशवाद को बढ़ावा दिया है। मतलब इनके द्वारा निरंकुशवाद जो था, राजतंत्र जो था वो बढ़ गया। राष्ट्रवाद और संसदीय प्रणाली के विकास को रोकने का प्रयास किया, मतलब वो रोक दिया गया। आगे है क्रांति का दौर 1830 की क्रांति। बार बार क्वेश्चन आता है 1830 की क्रांति, तो समझिए इस क्रांति का क्या फल हुआ। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अंतर्गत जर्मनी और इटली, इंग्लैंड में क्रांतिकारी नई नई क्रांतियों का उदय हुआ और राष्ट्र के विकास की मार्ग क्या हुआ, प्रशस्त हुआ। और इसका प्रभाव 1830 के क्रांति के फलस्वरूप देखने को मिलता है। आगे है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ पर बहुत सारे संग्रामों को दिखाया गया है। यूनान के मरीज ओटोमन साम्राज्य के दुर्बलता का क्या किए, तो उठकर राष्ट्रवादी तत्व सक्रिय यूनान ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत 1821 में यूनानी विद्रोह हुआ और उस विद्रोह से 1829 तक तुर्की युद्ध में पराजित हो गया। जब इंद्रोनिपुल की संधि द्वारा यूनान में जो एक वंशगत शासन चलता था उसको समाप्त किया गया और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। और कुस्तुनतुनिया उस समय बहुत ताकतवर था, लेकिन उससे संधि किया गया और यह कारण बना जब वहाँ पर यह हार गया, इससे कुस्तुनतुनिया की ताकत कम गई और वहाँ पर यूनान का क्या हुआ, एक राष्ट्र की स्थापना हुई। आगे है 1848 की क्रांति। तो यह किसके किसके बीच में हुआ, ये देखिए। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बोहेमिया और पोलैंड की क्रांति। अनेक राष्ट्रों में उदारवादी प्रयास। फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना, मतलब वहां पर भी इस क्रांति से क्या हुआ, एक नया प्रयास किया गया। राष्ट्रवाद का प्रभाव। अब देखिए राष्ट्रवाद का प्रभाव हम पहले ही बताए हैं कि राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण हो गया था 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुआ और इसका प्रभाव अनेक राज्यों, अनेक देशों और अनेक जगह पड़ा। तो देखिए सबसे पहले नए राष्ट्रों का उदय हुआ। अब जब राजा मर जाता है तो जानते हैं घर का जब मुखिया नहीं रहता है तो वहाँ पर सब लोग अपना मन का करता है। उसी तरह से नए राष्ट्रों का उदय हुआ। एशिया अफ्रीका के उपनिवेश पर प्रभाव कम हो गया। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जो कि आप 1857 के क्रांति से देख सकते हैं। भारतीय धर्म सुधारक आंदोलन के नेताओं का भी प्रभाव हुआ और निरंकुशता के प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने लगा। संकीर्ण राष्ट्रवाद का उदय हुआ और साम्राज्यवादी पृथ्वी का क्या हुआ, बढ़ावा हुआ। इस तरह से यह राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण में मेजनी, कैब्यूल और गैरीबाल्डी, विक्टर एमनूल के प्रयासों से 3 चरण हैं।
सबसे पहले मेज़नी ने ये काम किया, उसके बाद कैब्यूट जी ने किया और गैरीबाल्डी और विक्टर एमनुएल के प्रयासों के द्वारा ही इटली का एकीकरण संभव हो गया। लेकिन सर्डिनिया और पिडमाउंट राज के नेतृत्व में 1870 में एकीकृत इटली का जन्म विक्टर एमनुएल ने इटली का राजा बनाया और विक्टर एमनुएल ही इटली का एकीकरण में और बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान है। अब देखिए जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। बिस्मार्क जो कि पेशे से नाविक था और प्रसा के राजा विलियम प्रथम चांसलर बना। बिस्मार्क ने एकीकरण के द्वारा एक कोट दिया था, रक्त और लौह की नीति। आपसे बार बार क्वेश्चन आता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। 3 युद्धों द्वारा। कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने? 3 युद्ध जर्मनी के एकीकरण के लिए। 1864 में डेनमार्क से, 1866 में ऑस्ट्रिया से, 1870 में फ्रांस से। प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण जनवरी 1871 में विलियम प्रथम जर्मन सम्राट बना और इस तरह से यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उदय और विकास। यहाँ पर आपने जर्मनी इटली के साथ साथ आपने यहाँ पर बहुत सारे देशों में जो क्रांति हुई उसी के प्रतिफल द्वारा राष्ट्र की भावना जागृत हुई। आज भी हमारे यहाँ राष्ट्र पहले है, बाद में हमारा क्या है? घर।